हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज मैं पीटीटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, वर्ण विचार। ये आपका पार्ट जो हिंदी का है उसका पहला टॉपिक है, वर्ण विचार। आखिरकार में वर्ण होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, ये कितने प्रकारों में बांटे गए हैं और हिंदी के कितने वर्ण होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं पहले ही बता दूं आपको कि ये जो सारा का सारा जो कंटेंट लाया जा रहा है वो कंटेंट आपकी जो ग्रामर की बुक चलती है, हिंदी व्याकरण ऑथेंटिक बुक, 11वीं क्लास में पढ़ी होगी आपने, उसी बुक में से मैं ये उठा कर लाया हूँ। क्योंकि कंपटीशन की जो एग्ज़ाम में है वो वहाँ से ही क्वेश्चन उठकर आते हैं, लेकिन क्वेश्चनों को घुमा दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसमें आपके पीटीटी संबंधित काफ़ी सारे टॉपिक मैं कराने वाला हूं, तो आप तक वो पहुंच जाएं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला और एक इम्पोर्टेंट बात और है कि जो सिलेबस होता है पीटीटी का वो भी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, तो वो भी आप जाकर देख लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला अपन को पता होना चाहिए कि वर्ण क्या है, क्योंकि टॉपिक ही वर्ण है तो उसके बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए। तो वर्ण भाषा, पहले पूरा का पूरा मैं पढ़ देता हूँ, फिर एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा, क्योंकि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपके अंदर। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दे रखा है। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा कि भाषा किस भाषा से लिया गया है। अपन हिंदी पढ़ रहे हैं तो इस हिंदी की बात कर रही है। हिंदी भाषा तो बहुत सारी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, लेकिन यहाँ पर हिंदी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भाषा कौन सी हुई? हिंदी। हिंदी की सबसे छोटी इकाई, यानी हिंदी की सबसे छोटी जो इकाई होगी उसे ही अपन वर्ण कहेंगे। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी, उसे अपन वर्ण कहेंगे। दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सके, वो वर्ण होगा। तो दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन तो वह सबसे छोटी इकाई होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि उसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि आपके सामने दे रखा है पीला। ये कोई वर्ण नहीं है, ये शब्द है, ठीक है, और ये बहुत सारे वर्णों से मिलकर बना है। तो अब इसके मैं टुकड़े कर रहा हूँ। क्लियर? यहाँ तक अपन पूछेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। तो इसके टुकड़े किए तो पी प्लस ला, ठीक है। अब इस पी के भी टुकड़े कर दिए हमने। पी के टुकड़े करेंगे तो इसमें आधा पै है और बड़ी ई है, ठीक है। जैसे ये पी है, ठीक है, तो इसमें आधा पै है प्लस ये जो बड़ी ई की मात्रा है, आपने कहीं पढ़ा, आपने बचपन में पढ़ा है, बड़ी ई की मात्रा ऐसी होती है तो ई, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वर्ण क्या बन गया? पी, ठीक है। ये ला है, ला के टुकड़े करोगे तो ल, आधा ल प्लस आ, ठीक है। तो इसके भी अपन ने टुकड़े कर दिए, पी के भी टुकड़े कर दिए, ला के भी टुकड़े कर दिए। अब मेरे को आप ये बताओ कि क्या अब अपन इनके टुकड़े कर सकते हैं? ये पैकेट, आधे पैकेट टुकड़े कर सकते हैं क्या? ई के टुकड़े कर सकते हैं या ल के टुकड़े कर सकते हैं? आधा ल है, ये ध्यान रखना, हलंत लग रहा है। आ के टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे ही वर्ण कहलाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि सबसे छोटी इकाई यही है, और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब इसके क्या टुकड़े किए जा सकते हैं क्या? नहीं, अपन इनके टुकड़े नहीं कर सकते। तो अपन इनको क्या बोलेंगे? वर्ण। जैसे पै है, इसको आधा पै है, ठीक है, ये हलंत नहीं होता तो इसको वर्ण नहीं बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, हाँ वर्ण बोल सकते थे, सॉरी वर्ण बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर आधा पै है तो ये जो पै है ना वो वर्ण है, ई भी वर्ण है, आगे पढ़ेंगे अपन, और ये जो ल है वो भी वर्ण है और आ भी वर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऊपर के वर्ण नहीं है, तो मैं समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब क्या अपन इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ई के भी नहीं कर सकते, ल के भी नहीं कर सकते, आ के भी। तो ये सबसे छोटी इकाई है, यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे छोटी इकाई होगी भाषा की, यानी हिंदी में सबसे छोटी इकाई ये है।
सबसे छोटी इकाई, और इसके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। तो परिभाषा आपको इजी समझ में आ गई होगी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार बनाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह क्या कहलाती है। तो आप क्या बताओगे? वर्ण। वर्ण कहते हैं, सबको पता है वर्ण कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी में सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। इसके आगे बढ़ते हैं। वर्ण का दूसरा नाम क्या है? यह भी क्वेश्चन बन सकता है। पूछ ले कि वर्ण का दूसरा नाम क्या है, तो ध्वनि है। ध्वनि दूसरा नाम है वर्ण का, ठीक है। इसके बाद में वर्ण या ध्वनि के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, आपके सामने दिख रहा है, पूरे के पूरे 2 प्रकार हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 प्रकार कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला प्रकार है स्वर्ग, स्वर, ठीक है। स्वर्ग नहीं स्वर, ठीक है, स्वर। दूसरा है व्यंजन, ठीक है। 2 प्रकार हमने देख लिए, स्वर, दूसरा व्यंजन। इसके बाद में फ्रेंड्स ये सारा का सारा जो मैंने लिख रखा है वो क्यों लिख रखा है? आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सारा का सारा क्या लिख रखा है। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें क्यों लिखी हैं, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा सकूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले अपन इसको पढ़ते हैं, फिर इसके आधार पर समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। यानी यहाँ पर भाषा कौन सी है? हिंदी, क्योंकि अपन हिंदी पढ़ रहे हैं तो भाषा तो हिंदी होगी। यानी हिंदी भाषा का मूल आधार क्या है? वर्ण है। अब मैं आपको ऐसे कि ऐसे लाइन टू लाइन याद करा दूँ तो परीक्षा तक वो याद रहे या ना रहे, भूल जाओगे आप, कल ही भूल जाओगे, परसों भूल जाओगे। लेकिन मैं यदि इस आधार पर आपको समझाऊंगा तो चीज़ें आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगी। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि हिंदी का मूल आधार क्या है? ऑप्शन में दे दे शब्द, वर्ण और चीजें दे सकता है। तो क्या होगा? वर्ण होगा। कैसे होगा भाषा का मूल आधार? हिंदी भाषा का मूल आधार कैसे है? तो यहाँ पर देखो, वर्ण प्लस वर्ण, यानी जब 2 वर्ण, 2 या 2 से अधिक वर्ण जब मिल जाते हैं, यानी दोनों मिल जाते हैं तो शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और फिर ये जो शब्द है ना, ये 2 शब्द हो गए ना, यानी 2 शब्द या उससे अधिक शब्द मिल जाएं तो किसका निर्माण होगा? वाक्य का निर्माण होगा। और फिर वाक्य और वाक्य मिल जाएं तो किसका निर्माण होगा? भाषा का निर्माण होगा। और इसको मैं प्रूव भी करूंगा। यहाँ पर देखो, वर्ण मैंने समझाया था कि क्या वर्ण जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, आ के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ल के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऊ के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2 या 1 या 2, यानी 2 वर्ण है, यहाँ पर 2 वर्ण है, इससे अधिक भी हो सकते हैं। इस प्रकार 2-3 वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर कितने वर्ण है? 4 वर्ण है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे इन 4 वर्णों से कौन से शब्द बनेंगे? कालू, एक शब्द बन गया ना। देखो कालू कैसे बना, जैसे मैंने ये बताया, क, आधा, आ, ठीक है, ल और बड़ा ऊ, ठीक है। अब ये जब ये आधा क है वो इसमें मिलेगा तो ये आ इसमें मिल जाएगा, और का, ये 2 वर्णों से का बन जाएगा। और ये जो ल है, ल में ये बड़ा ऊ मिलेगा तो लू हो जाएगा। यानी कालू, 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर कालू यानी शब्द का निर्माण कर रहे हैं। और 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। जैसे एक शब्द हो गया रमेश सो गया, 3 शब्द हो गए, 3 शब्द मिलकर किसका निर्माण करेंगे? वाक्य का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर दे भी रखा है कि रमेश सो गया, वाक्य का निर्माण हो गया। अब ये वाक्य जो है ना, 2 या 2 से अधिक मिलकर, यानी 2 या 2 से अधिक वाक्य मिलकर भाषा का निर्माण कर देते हैं। जैसे 2 वाक्य लिए हैं कि रमेश जल्दी सो गया क्योंकि सुबह दौड़ लगाने जाना है। तो ये 2 वाक्य मिलकर किसका निर्माण करेंगे? भाषा का निर्माण करेंगे। क्योंकि कोई भी भाषा होती है वो एक वाक्य से नहीं बन सकती, बहुत सारे वाक्य होंगे। जैसे अपन हिंदी में कोई किसी भी जगह पैराग्राफ पढ़ते हैं, पूरा का पूरा गद्य पढ़ते हैं, तो उसमें कितने वाक्य होंगे आप समझ सकते हो। तो
तो ये भाषा हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वर्ण ही भाषा का मूल आधार क्यों है, क्योंकि यदि मान लीजिए ये वर्ण ही नहीं होता तो क्या शब्द का निर्माण होता? क्या नहीं होता, होता ही नहीं। जब शब्द ही नहीं होंगे तो क्या वाक्य का निर्माण होगा? नहीं होगा। जब वाक्य ही नहीं है तो क्या भाषा का निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये वर्ण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि वर्ण ये क नहीं होता, ये आ नहीं होता, ये ल नहीं होता, ये ऊ नहीं होता, तो क्या कालू बन पाता? शब्द नहीं बन पाता। ये शब्द ही नहीं होता, कालू शब्द ही नहीं होता। जैसे रमेश सो गया, ये तीनों के तीनों शब्द हैं। यदि ये तीनों के तीनों शब्द नहीं होते तो क्या वाक्य का निर्माण हो पाता? नहीं हो पाता। ये सारे दो वाक्य हैं, ये दो वाक्य नहीं होते तो क्या भाषा का निर्माण होता? तो वर्ण भाषा का मूल आधार इसी कारण है, क्योंकि वर्ण के बिना भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्लियर हो गया होगा? वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। तो मैंने ये पूरा माजरा जो है ना वो इसी के आधार पर मैंने समझा के बता दिया, आपको क्लियर ही समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने पीटीटी के जो विद्यार्थी है उनके पास में भेजें ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। इसके बाद में यहाँ पर बात रुक गई थी कि हमने दो प्रकारों में बांट लिया था, ध्वनियों को या वर्ण को, क्योंकि वर्ण को ही अपन ध्वनि कहते हैं। ये शब्द भी ध्यान में रखना, ध्वनि 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 शब्द काम में लेता है बार बार एग्जामिनर, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा स्वर। स्वर क्या होता है? देखो यहाँ पर स्वर भी मैं समझाऊंगा आपको, पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं फिर एक एक चीज समझा दूंगा। ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं या उच्चारण किया जा सकता है, यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ही नहीं ली जाती। यहां पर समझो, देखो व्यंजन और स्वर के कंपैरिजन करके बताऊंगा, क्योंकि यहां पर वर्ण अब यानी स्वर जो है ना वो उच्चारण करने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता, लेकिन यहां पर देखोगे कि व्यंजन अपने वर्णों का उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता लेता है। जैसे यहां पर देखो व्यंजन, ये सबको पता है कि व्यंजन है, ठीक है। तो ये जो क है वो ए की सहायता ले रहा है या नहीं ले रहा, क्योंकि जब इसको खोलोगे आप क को तो आधा क और ए, ठीक है। तो क को जब आप बोलोगे क यानी आधा क और लास्ट में क्या लिख रहा है क, ए निकल रहा है। तो ये ए क्या है? स्वर है भाई, ये तो स्वर है। तो व्यंजन अपने वर्णों की उच्चारण के लिए स्वर को काम में ले रहा है ना, स्वर को काम में ले रहा है ना। यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो व्यंजन है वो तो अपने वर्णों का उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेता है, लेकिन क्या स्वर अपने वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण को काम में ले रहा है? जैसे यहां पर समझो ए, इसमें कोई शब्द निकल रहा है? नहीं। क्या व्यंजन इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो स्वर होते हैं वो अपने वर्ण का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ही नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर विपरीत में देखोगे तो व्यंजन सहायता लेते हैं स्वरों की। तो क्लियर हो गई होगी बात, आपको बिल्कुल ही इजी तरीके से समझा दिया है। व्यंजन भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। व्यंजन में आगे भी पढ़ाऊंगा आपको, स्वरों की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन इस प्रकार क्वेश्चन उठेगा फ्रेंड्स यहाँ पर कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जा सकते हैं स्वर कहलाते हैं। क्लियर कर दी कि जो ए है वो एक स्वर है, चाहे आप ई ले लो चाहे ऊ ले लो, इसका उच्चारण करोगे तो क्या दूसरे शब्दों का प्रयोग हो रहा है क्या? यहाँ पर ई में कोई शब्द निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा। ऊ में कोई शब्द निकल रहा है कि नहीं लिख रहा। तो ये जो स्वर है ना वो किसी दूसरे वर्ण की सहायता ही नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर जो व्यंजन है वो सहायता ले रहा है किसकी? स्वरों की। जैसे ख है, ख में आप देखोगे कि आधा ख और क्या छिपा हुआ ए, तो ए क्या है? स्वर है ये तो स्वरों की सहायता ले रहे व्यंजन, लेकिन स्वर सहायता नहीं लेते। दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी है फ्रेंड्स। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है, यानी जो स्वर है यहाँ पर देखो 11 है इनकी संख्या, ठीक है। अब आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है क्योंकि बाहर बरसात हो रही है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ तो आप वीडियो पर ध्यान लगाइए, ठीक है। तो स्वरों की संख्या हिंदी में 11 होती है, और 11 स्वर कौन कौन से हैं सबको पता है। ए आ ई उ री ए आई ओ औ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 होते हैं स्वर, ध्यान में रखना, ठीक है। अब स्वर के भी भेद हैं। स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ठीक है। तो दीर्घ स्वर, ठीक है। तो यहाँ पर बात एक विशेष रूप से ध्यान रखना कि ह्रस्व जो स्वर है उसको अपन मूल स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। इनको मूल स्वर भी बोला जाता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि मूल स्वर बताइए, आपको ह्रस्व स्वर पता है? तो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे घुमाता है, ये ह्रस्व स्वर कितने होते हैं ऐसा न देकर कैसे देगा मूल स्वर हिंदी के कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 स्वर हैं। किसी किसी बुक में आपको 3 स्वर देखने को मिलेंगी क्योंकि उसमें री को काउंट नहीं किया गया है, लेकिन हिंदी में आपको जो मैंने इस पर रिसर्च की है, क्योंकि आपकी जो हिंदी ग्रामर की जो बुक है उसमें 3 ही दे रखे हैं फ्रेंड्स ये स्वर, लेकिन मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया तो वहाँ पर 4 दे रखा है। तो मैंने इस 4 को ही सही माना क्योंकि वहाँ पर त्रुटि भी हो सकती है। तो ये स्वर है ना 4 हैं, ए ई उ री, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। ऐसे आ सकता है मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हमने देखी नहीं फ्रेंड्स, उच्चारण में कम समय लगे, यानी उच्चारण करते समय में कम समय लगता है ना, यानी ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर की तुलना में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर का मतलब होता है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा उच्चारण में, इसमें कम लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ए ई उ री कम समय लग रहा है, लेकिन दीर्घ स्वर जो हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर यानी ये जो स्वर है से दुगना समय लगे, यानी ये जो आप देख रहे हो इनसे दुगना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये कुल कितने हैं, 11, जैसे आ ई उ ए आई ओ औ, ठीक है। तो 7 हैं, तो ये टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 7 7 और 4 11, यानी हमने यहाँ पर पढ़ा है कि स्वरों की संख्या 11 होती है। तो यहाँ पर देख लो फ्रेंड्स, इनमें टाइम कम लग रहा है, इनमें ज़्यादा लग रहा है। जब अपन पहली क्लास में तो उस टाइम क्या समझाया गया था कि जो ए है उसको धीरे बोलना है, जल्दी बोलना है, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम लेना है, ए आ, ठीक है। ये जो ई है उसको धीरे वो जल्दी बोलना है, ठीक है। तो ई यहाँ पर टाइम ज़्यादा लेना, ई, तो इस प्रकार इनमें टाइम कम लगता है, इसमें दुगना टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 7 है। तो फ्रेंड्स क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अपन दूसरे नंबर पर व्यंजन की बात करेंगे। सबसे पहले तो इसकी जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। सारा इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लग रहा है आपको हार्ड, लेकिन हार्ड नहीं है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, उसके बाद में अपन इसको खोलकर और बता दूंगा मैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में, बात ध्यान देना, उच्चारण का मतलब जब अपन बोलते हैं उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, व्यंजन कहलाते हैं। यानी जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों के अभाव में तो व्यंजन का कोई वजूद ही नहीं है, क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है वो स्वरों के द्वारा ही होता है, जो स्वर हैं उनकी सहायता से ही होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से उच्चारण किया जाता है उनका, लेकिन आप स्वर को देखोगे तो स्वर किसी की सहायता नहीं लेता है। खुद के जो वर्ण हैं ए आ ई उ, ये जो भी हैं ये किसी की सहायता नहीं लेते हैं, लेकिन व्यंजन स्वर की सहायता लेता है, ठीक है। बता रहा हूँ उदाहरण कि पै च क ख ग, आप जो कह के गढ़े हैं उनमें कोई सा भी उदाहरण ले सकते हो क्योंकि वो सारे व्यंजन है। जैसे पै है तो इसमें देखो कि स्वर है या नहीं है। जैसे इसको यदि आप खोलोगे तो आधा पै प्लस ए निकलेगा, तो ये जो ए है वो कहाँ से आया। जैसे च है तो आधा च प्लस ए, इसको खोलोगे तो आधा क प्लस ए, इसको खोलोगे तो आधा है प्लस ए, यानी सभी में आप देख रहे होंगे कि है
काम में आ रहा है। इसका मतलब मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो स्वर हैं उनमें है ना जो स्वर जरूर आएंगे, ठीक है। जो व्यंजन होगा उसमें स्वर की सहायता जरूर ली जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हल चिन्ह। हल चिन्ह क्या होते हैं? हल चिन्ह कभी कभी आपने ये चिन्ह देखा होगा, किसी जो वर्ण होता है उसके नीचे लगा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि वो आधा है। आधा का मतलब उसमें स्वर नहीं है। जैसे व्यंजन में स्वर का नहीं होना, ये जो चिन्ह है वो ये दर्शाता है, जिसे हल चिन्ह कहते हैं। यानी जहाँ पर भी ये चिन्ह लगा हुआ है, इस प्रकार का चिन्ह, जैसे वर्ण के नीचे, जैसे मैं इसके नीचे लगा दूं, न के नीचे लगा दूं ऐसे, इसका मतलब ये है कि ये जो न है ना उसमें स्वर है ही नहीं। आगे मैं समझाने वाला हूँ। देखो, अपराहन, पाठ्य, विद्या, पट्टा, इसका मतलब देखो कि इसके नीचे चिन्ह लग रहा है तो इसमें है ना जो स्वर है ही नहीं, सिर्फ आधा है, ठीक है। इसके बाद में ठ, इसमें ठ के नीचे ये लगा हुआ है हलंत का चिन्ह, यानी हल चिन्ह। तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्वर है ही नहीं, ठीक है। इसमें देखो द, तो इसमें है ना जो कोई स्वर है ही नहीं, क्योंकि पहले ही आधा है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी ये चिन्ह आ जाए, इसका मतलब ये ध्यान रखना कि वो शुद्ध व्यंजन है, यानी उसमें स्वर है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद में हिंदी व्यंजन कितने होते हैं वो मैं आप यहाँ पर देख रहे हो, सारे के सारे जो है ना हिंदी व्यंजन हैं। तो हिंदी व्यंजनों को किस प्रकार याद रखोगे? जैसे ये क देख रहे हो, क वर्ग जो होता है उसमें क्या क्या आता है? क वर्ग, यानी क जो लाइन होती है क गणों की, उसमें आप क, ख, ग, ङ, ठीक है, अण, यानी क, ख, ग, घ, ण, ये एक लाइन देखते हो, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? क वर्ग। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क वर्ग भी हिंदी व्यंजनों में आएगा। फिर ये जो च देख रहे हो, इसका भी एक लाइन होती है, च, छ, ज, झ, अण, ठीक है। तो ये च वर्ग की लाइन हो जाएगी। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ इनको, यानी क वर्ग की लाइन ये पूरी पूरी हो गई, च वर्ग की लाइन ये पूरी पूरी हो गई। इसके बाद में ये शब्द पकड़ो, ट, ट, ठ, ड, ढ, ण, तो ये लाइन क्या हो गई? ट वर्ग की लाइन हो गई। याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। इससे त को पकड़ो, ट, ठ, द, ढ, न, तो ये त वर्ग हो गया, त वर्ग की लाइन हो गई ये पूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद में आप देखो कि प वर्ग की लाइन, प, फ, ब, भ, म, ठीक है, इस मैं यहाँ तक ही, ठीक है। तो ये एक लाइन हो गई वर्ग की। फिर यह वर्ग की लाइन देखो, यह, र, ल, व, यह वर्ग की लाइन यहाँ तक होगी। इसके बाद में स वर्ग की लाइन कौन सी होगी? स, स, तीन प्रकार के स और है, आधा है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो हिंदी व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो क वर्ग को पकड़ लो भाई, क वर्ग में ये अक्षर आएंगे, च वर्ग में ये आएंगे, ट में ये प्रकार के आएंगे, ट में इस प्रकार के, प में फ, ब, म, यह वर्ग में यह, र, ल, व, स वर्ग में ये सारे के सारे। तो ये आसान तरीका हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वो किसी प्रकार से। इसके बाद में फ्रेंड्स आप देखोगे कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। इसमें फ्रेंड्स आप सबको मिला दो स्वर प्लस व्यंजन, ठीक है। स्वरों की संख्या मैंने यहाँ पर क्लियर की थी कि 11 होती है, और बाकी के जो 44 में से 11 जब आप निकालोगे तो 33 बचेंगे। ये जो 33 होते हैं वो व्यंजन हो जाएंगे। तो टोटल इनका योग कितना हुआ? टोटल इनका योग 44 हो गया। कुल हिंदी वर्ण यदि पूछे तो 44, स्वर पूछे तो 11 और व्यंजन पूछे तो 33, तो टोटल हो जाएंगे 44। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बार बार ये, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? कौन कौन सी लाइन आएगी इसमें? यह वर्ग की लाइन आ जाएगी, यानी यह, र, ल, व, तो यह, र, ल, व, इसको अपन अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं,
क्वेश्चन आ जाए कि अंतस्थ निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो ऑप्शन में इन चारों में से कोई सा भी वर्ण दे रखा है तो उस पर टिक करके आ जाना, ठीक है। इसके बाद में ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो इसमें भी 4 हैं। ये जो स वर्ग पकड़ लेना, ये चारों के चारे किस में आएंगे, ऊष्म व्यंजन में चारों के चारों आ जाएंगे। क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो ये 3 से आ जाएंगे और बाकी का ये है ही, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स नासिक के व्यंजन पूछे तो इसमें ये 3 वर्ण आ जाएंगे और ये न और मैं आ जाएगा। तो 5 जो वर्ण है वो 5 वर्ण नासिक के व्यंजन में आ जाएंगे। नासिक के व्यंजन से नाक, यानी जिनका उच्चारण अपन नाक से करते हैं, ये 5 का उच्चारण अपन नाक से करते हैं, और उसमें कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होठ इनका यूज लिया जाता है, ठीक है। तो नासिक के व्यंजन भी इंपॉर्टेंट है। ये 5 वर्ण हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है वैसे तो, लेकिन इनकी भी सहायता ली जाती है। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब ये और बच रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि जहाँ पर हार्ड चीज़ होगी वहाँ पर क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले वर्ग, यानी मैंने जो समझाया था ना, क वर्ग, ख च वर्ग, ट वर्ग, ये सारे के सारे आएंगे और उनका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा। व्यंजन कौन कौन से होंगे, उच्चारण स्थान इनके क्या हैं, ठीक है। तो क वर्ग में ये जो ए और आ, ये स्वर भी जोड़ दिए गए इसमें, लेकिन ये क वर्ग में नहीं आते। क वर्ग में तो यही आएंगे सारे के सारे, लेकिन उच्चारण स्थान की दृष्टि से ये 2 जो ए और आ है इनका उच्चारण भी कंठ से होता है, इसलिए यहाँ पर डाल रखा है, ठीक है। तो जो क वर्ग है उसमें क, ख, ग, घ, ण और ए, आ और विसर्ग यानी है। किसी संस्कृत में आपने देखा होगा कि अंत में आपके इस प्रकार की बिंदी देखी होगी 2, इसका मतलब क्या होता है, विसर्ग। इसका मतलब ये होता है कि इसका जब उच्चारण होगा तो है में होगा। जैसे आप देखते हो कंठ है, इसके पीछे 2 बिंदी लगा दो तो कंठ और है, कंठ है का उच्चारण हो रहा है, तो ये विसर्ग है के रूप में होती है, ठीक है। तो इन सब का उच्चारण कंठ से होता है। जब आप इन सारे अक्षरों का उच्चारण करते हो तो यहाँ हाथ लगा के जो आपकी उंगली है वो स्पर्श करना गले से, कंठ से, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप जो बोल रहे हो वहाँ यहाँ पर आवाज़ से आएगी, यानी कंपन सा होता है कंठ से। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सारे जो वर्ग, जो अक्षर हैं, सॉरी जो वर्ण हैं, उनका उच्चारण कंठ से होता है। संस्कृत में इस प्रकार यदि आप ये पूरा का पूरा याद कर लेते हो तो इनको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास में फ्रेंड संस्कृत रही है 11वीं और 12वीं में, उसके बाद में मैंने संस्कृत हटा दी थी। तो संस्कृत में इस प्रकार का वहाँ पर उच्चारण स्थान दे रखा है, तो इसको जब याद करोगे तो ये सारा का सारा याद हो जाए। कैसे इसको याद करोगे, अकुह विसर्णियानाम कंठ है, इसका अर्थ क्या है, जैसे शुरू का जो ए है इसका अर्थ का मतलब है कि ए और आ, ये आ गए ना, ए का मतलब है कि ए और आ। ये जो कु है, कु का मतलब कै वर्ग, ये सारा का सारा कै वर्ग आ गया, ठीक है। इसके बाद में ये जो है इसको विसर्ग माना है, यानी ये जो है वो विसर्ग का उच्चारण होगा, ठीक है। विसर्ग का उच्चारण भी कंठ से होगा। खोल रहा हूँ पहले शब्दों को, और फिर कंठ का मतलब कंठ, यानी ये जो है और आ, कै वर्ग पूरा का पूरा और विसर्ग यानी है, इन सारों का उच्चारण आप देखोगे कंठ से होता है। पूरा का पूरा जो श्लोक है उसमें सारा का सारा उत्तर आ गया। संस्कृत में तो यही होता है च वर्ग, क्योंकि हिंदी में क्यों आ गई ये चीज़ें, क्योंकि हिंदी की जननी किसे कहा गया है, संस्कृत को कहा गया है, ठीक है। क्योंकि उच्चारण स्थान वहाँ पर भी चलते हैं। च वर्ग, यदि च वर्ग आ जाए तो उसका उच्चारण किससे होगा, तो यहाँ पर देखो तालु से होगा, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर ए और आ आया तो यहाँ पर ई बड़ी ई आ गई, ठीक है। और च वर्ग कौन कौन सा है, ये पूरा का पूरा च वर्ग है, यहाँ से यहाँ तक च, छ, ज, झ, न, य और स, इन सब का उच्चारण तालु से होता है।
ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद में ये जो सेंटेंस दे रखा है, यदि इसको याद कर लेते हो ना तो ये सारे के सारे अक्षर आपको याद हो सकते हैं। जैसे पहला तो पूरा सेंटेंस पढ़ो, इचू यसा नाम तालू, यानी ई का मतलब यहाँ पर देखो ई और बड़ी ई, इसका उच्चारण तालू से होगा। ठीक है, चू का मतलब च वर्ग, ये च वर्ग पूरा का पूरा आ गया। ठीक है, इसके बाद में यसा यानी ये और स, लास्ट में देख रहे हो ये और स, यानी इन सब का उच्चारण तालु से होता है। बिल्कुल इजी है, देखो पूरा का पूरा ये एक ही सेंटेंस में आपका आंसर आ गया। और यदि आप ऐसे कैसे याद करोगे, यदि आप इनको ऐसे की ऐसे याद करोगे कि ई च छ ज जैन, इनका उच्चारण स्थान तालु है, तो आप भटक जाओगे। इसलिए जो ये सेंटेंस है उसको याद करो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में ट वर्ग है। ट जो वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, री, स, र, इन सब का उच्चारण किससे होता है? मूर्धा से। मूर्धा का मतलब मुंह है। ठीक है, इनका उच्चारण मुंह से होता है। जब आप ये सेंटेंस ध्यान में रखते हो तो इन सब के आंसर दे दोगे। री आप देखोगे तो री, इसका उच्चारण किससे होता है? यहाँ मूर्धा नहीं लिखा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर, यानी मूर्धा। यहाँ पर क्या आएगा पूरा सेंटेंस? ऋतु रसानाम मूर्धा, यानी ये जो री है उसका उच्चारण मूर्धा से होता है, यानी मुख से होता है। इसके बाद में टू है, या इसका मतलब ट वर्ग हो जाएगा। ट, ठ, ड, ड, ण, ये पूरा वर्ग, इसका उच्चारण भी आप मुंह से करोगे। उसके बाद में लास्ट में देख रहे हो रसा, यानी र, और ये जो सा है, इन सब का उच्चारण किससे होगा? मूर्धा से। तो एक सेंटेंस याद रख लो, सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। इनको ट्रिक मत मानना, ये ट्रिक नहीं है क्योंकि संस्कृत में दे रखा है। ठीक है, त वर्ग में त, थ, द, न, ल, स, इनका उच्चारण दांत से होता है फ्रेंड्स। और इसका सेंटेंस है संस्कृत में ऋतु लसानाम दंत है। दंत है का मतलब दांत है, बोल रहा है ना अंत में, ये विसर्ग है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करें? ठीक है, तो लरी यानी ल, इस ल का उच्चारण क्या होगा? दांत होगा। ठीक है, तू यानी तय वर्ग, ये तय वर्ग पूरा का पूरा तय वर्ग आ जाएगा। ठीक है, इसका उच्चारण भी दांत से होगा। अब बचा स यानी लसा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ल और स का उच्चारण दंत से होता है। तो पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, प वर्ग जो होता है उसमें प, फ, ब, म, उ, बड़ा ऊ, ठीक है, इनका जो उच्चारण होगा वो होठ से होगा। क्लियर हो गई बात। अब जो ए और आई है इनका उच्चारण कंठ व तालु से होगा, यानी इन दोनों को मिलाकर होगा। पहले और दूसरे जो हमने पढ़ा है क और च वर्ग में उच्चारण है ना जो कंठ और तालु है, तो इन कंठ और तालु को मिलाकर ए व आई का उच्चारण होगा। वह का उच्चारण दंत में होठ से होगा। तो यहाँ देखो दांत और होठ, इन दोनों को मिलाकर इन दोनों से वह का उच्चारण होता है। इसके बाद में ओ और औ, इनका उच्चारण कंठ में होठ से होगा। तो फ्रेंड्स क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अब अपन संयुक्त वर्णों की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस टॉपिक में सिर्फ यही बचा है, संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से अक्षर आते हैं। इसको वेरी इंपॉर्टेंट अपन मान सकते हैं, मोस्ट, क्योंकि ये इसमें से काफ़ी सारे कभी सवाल कर लेता है कि संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं निम्नलिखित में से। तो आपको 4 अक्षर ध्यान में रखना है, श, त्र, घ, स्र। ठीक है, 4 अक्षर है जो संयुक्त अक्षर में आते हैं। ठीक है, इसे संयुक्त व्यंजन भी आप बोल सकते हो। तो अब ये जो एक एक अक्षर है उनको खोल खोल के बता रखा है यहाँ पर कि इसमें से ये अक्षर आते हैं। तो ये जो श है उसमें आधा क आएगा और ये आधा ही है स, यानी स षटकोण। ठीक है, आधा आधा आएगा। ठीक है, और पूरा ए आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि आधा क और आधा श और पूरा ए आएगा। ये चीज़ें तो कॉमन है सभी अक्षरों में, चारों अक्षरों में ए तो आएगा, क्योंकि ए के बिना व्यंजन
कोई सा भी व्यंजन नहीं बन सकता। ठीक है, ए के मेरे कहने का मतलब ये है कि ए के यानी स्वर के बिना कोई भी व्यंजन बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये जो त्र है इसमें त्र त्र शब्द में ही दिख रहा है, त्र र त्र यानी आधा त र और ए। ठीक है, इसको जब बोलोगे ना त्र त र ए, ठीक है, तो आधा त आधा र और पूरा ए मिलकर त्र का निर्माण करता है। घ जिसमें ज अण और ए। ठीक है, तो आधा ज आधा अण और ए। ठीक है, इसके बाद में श्रय, श्रय में श आधा र आधा और उसके बाद में ए, ये सारे मिलकर किसका निर्माण करते हैं? श्रय। यानी ये सारे के सारे क्या हैं? संयुक्त अक्षर हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका पूरा कंटेंट था इस वर्ण विचार से संबंधित, वो सारा का सारा मैंने बिल्कुल ही स्पष्ट तरीके से समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, पीटीटी के संबंधित दूसरा टॉपिक। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।